हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विथ स्नेहा में। तो मैं आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एनसीईआरटी की एक और सीरीज लेकर के। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे किसी काम का नहीं है। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? आइए जानते हैं। प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त के बारे में हम जानेंगे, उनकी प्रशस्तियों के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रशस्तियां किसे कहते हैं। प्रशस्तियां उसे कहते हैं जिसमें राजा के बारे में प्रशंसा की जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रशस्तियां कहते हैं। मान लीजिए कोई अभिलेख खुदवाया किसी ने, उसमें राजा के बारे में अच्छा लिखा है, उसकी प्रशंसा लिखी है, उसकी वीरता लिखी है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रशस्तियां बोलते हैं। आइए अब जानते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हम किस अभिलेख जानते हैं? तो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर जो अभिलेख खुदा है, जिसमें उनके बारे में कुछ लिखा है, उससे हम जानते हैं। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी वो देखते हैं। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। किस रूप में? एक काव्य के रूप में की गई थी। किसने करी है? हरिशेन ने करी है। हरिशेन कौन है? तो वो समुद्रगुप्त के मंत्री हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, कवि भी हैं और मंत्री भी हैं। तो ये आपके पीटी के फैक्ट्स हैं, तो आपको इसे क्या करना है? लर्न करना है। अब आगे देखते हैं। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। ठीक है, इसे प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग क्या कहते हैं? इसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है। देखिए फिर से पीटी का फैक्ट, प्रशस्ति क्या शब्द है? तो प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ होता है प्रशंसा। ठीक है, प्रशस्ति का अर्थ क्या है? प्रशंसा। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसी समुद्रगुप्त के काल में ही प्रशस्तियां लिखी गई हैं या फिर अशोक के काल में ही प्रशस्तियां लिखी गई हैं। नहीं, हमने पहले भी देखा था कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में हमने पिछली क्लास में अपने पढ़ा था। ठीक है, परंतु गुप्त काल आते आते इसका क्या था? महत्व बढ़ गया था। अब देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है, अब हम ये देखेंगे। कवि ने इसमें राजा कि एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। किस रूप में? कि वो एक कैसे योद्धा है, उन्होंने कैसे युद्धों को जीता है, वो कितने विद्वान हैं और एक कैसे उत्कृष्ट कवि भी हैं। ठीक है, यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे काव्य दिए गए हैं। यहां वैसे ही एक काव्य का अंश दिया गया है। आइए देखते हैं उस अंश को। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीली तारों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरा होने के कारण अत्यंत सुंदर दिख रहा है। कवि कह रहा है, कवि यहाँ पर उनके शरीर की सुंदरता नहीं, उनके वो कितने योद्धा और कितने साहसी थे और कितने मजबूत शासक थे, उनके बारे में चर्चा हो रही है कि वो इतना कुछ होने के बाद भी, उनके शरीर में इतने दाग धब्बे होने के बाद भी, इतनी लड़ाई जीतने के बाद भी उनका शरीर इस तरह दिख रहा है, लेकिन वो उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज, अलग ही निखार है और वो कितने बलवान योद्धा हैं। आइए अब कुछ प्रश्न देखते हैं, जितना हमने पढ़ा है उतने पैराग्राफ से। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया, पहली ही लाइन से। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो चलिए बताइए किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त के बारे में? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त के बारे में, ऑप्शन डी। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? तो बताइए किसका था? तो ये था समुद्रगुप्त का। ओके, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए अब ये कह रहा है, यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। कितने प्रकार के राजाओं? 4। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं उस मैप को। देखिए ये है वो मैप। ठीक है, अभी आप लोग ये जानिए कि ये कौन सा क्षेत्र है उस समय का। ये आर्यावर्त क्षेत्र है। कौन सा? आर्यावर्त क्षेत्र है ये। ठीक है, और ये बाहरी राज्य है और ये आंतरिक राज्य है और ये वो जगह है जिसे उन्होंने जीता था। ठीक है, जिसे गुप्त वंश के शासकों द्वारा जीता गया क्षेत्र है ये पूरा। अभी आप लोगों को एक काम करना है कि जैसे कौन कौन सी नदियां कहाँ कहाँ पर है, उस अकॉर्डिंग आपको इन्हें लर्न करना है। जगह को, किस नदी के किनारे कौन सा शासक था। ऐसे करने से क्या होगा ना कि आपको जगह एकदम एग्जैक्ट पता होगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं।
मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में क्या किया था, मिला लिया था। ठीक है, कितने शासक हैं? 9 शासक हैं, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक, कितने? 12 शासक आते हैं। कहाँ के? दक्षिणापथ के। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं, हमने देखा था। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त ने फिर उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, यानी कि समुद्रगुप्त ने कहा कि आप लोग अपने राज्य को वापस ले लीजिए और अपने राज्य पर शासन करिए, अकॉर्डिंग टू चंद्रगुप्त, सॉरी अकॉर्डिंग टू समुद्रगुप्त। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम तटीय, बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ठीक है, अब देखते हैं चौथा। बाह्य इलाके के शासक, उन्हें नीले रंग से रंगा गया है। संभवतः कुषाण तथा शकवंश के थे। तो ये किस वंश के थे? कुषाण तथा शकवंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया था, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इससे कुछ प्रश्न देखते हैं जो हमने पढ़ा अभी। तो देखिए, हरिशेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन क्या नहीं है? सही नहीं है। ओके, अब देखते हैं। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। तो बताइए क्या ये सही है कि नहीं सही है? दूसरा है, उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बताइए ये सही है कि नहीं सही है? समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश आंतरिक घेरा समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। बताइए ये सही है कि नहीं सही है? अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। अब आप लोग बताइए ये सही है कि नहीं सही है? यानी कि आपको इसमें से एक असत्य कथन को छांटना है। तो असत्य कथन देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि उसने दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को वापस कर दिया था, अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। ठीक है, इसलिए कथन क्या होता है? असत्य होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब देखते हैं विक्रम संवत आखिर क्या है। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। किसके नाम से? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। कौन सा संवत? विक्रम संवत, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर, किस पर? शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस पर विजय के प्रतीक के रूप में विक्रम संवत की स्थापना की थी, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? आंसर शकों पर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपके पीटी के फैक्ट्स हैं, बन रहे हैं, देखिए इस तरह से। ठीक है, हम लोग जहां से पॉसिबल होगा हर एक फैक्ट को निकालकर आपके सामने रखेंगे। तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ध्यान रखिएगा, देखिए ये भी आपके एक पीटी का फैक्ट है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकों पर विजय प्राप्ति के रूप में विक्रम संवत की स्थापना किसने की थी? ऐसा क्वेश्चन भी घुमा के देगा, तो किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। या फिर किस पर विजय प्राप्त करने के उपरांत उसने की थी? तो शकों पर। कैसे भी क्वेश्चन आए घुमा के, आपको अपना आंसर रेडी रखना है, इसीलिए आपको नोट डाउन भी करते चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी पढ़ के निकल गए आप लोग, नोट डाउन करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे वंशावलियों को। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। ओके, यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। ओके, उनकी माँ कुमार देवी, उनकी माँ का क्या नाम था? कुमार देवी, लिच्छवीगढ़ की थी। कहाँ की थी? लिच्छवीगढ़ की थी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। किस वंश के? गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि को क्या कहते हैं? धारण कर। देखिए ये भी पीटी का ही एक फैक्ट है। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। देखिए महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की है? तो ध्यान रखिएगा, पहला तो आपका है चंद्रगुप्त ने। ठीक है, चंद्रगुप्त ने। दूसरा है समुद्रगुप्त ने।
किसकी उपाधि? महाराजाधिराज की। ओके, और यहाँ पर कौन सी है? विक्रमादित्य की उपाधि है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपके पीटी के फैक्ट्स हैं सारे। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। किस रूप में? महाराजा के रूप में। किसका? दादा और परदादा का। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। ठीक है, वंशावली का मतलब क्या होता है? पूर्वजों की सूची। ओके, उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। किसको? सैन्य अभियान में किसको? शक शासक को, अंतिम शक शासक को। ओके, बाद में ऐसा विश्वास के देने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी, तो हम वहां पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जितने पैराग्राफ पढ़े हैं उससे कितने क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं बाहर, हम वो देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने फिर निकल के वही आ गया जिसका डिस्कशन हम लोग अभी कर रहे थे। तो आई होप आप लोगों को याद होगा वो भी अच्छे से। निम्नलिखित में से किसके या फिर किनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी? तो बताइए किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? बताइए किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल एक और केवल दो, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के द्वारा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र के बारे में। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। किसके? हर्षवर्धन के कवि दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी थी। तो हर्षचरित्र किसने लिखी है? तो आपका ऑप्शन होना चाहिए बाणभट्ट। किस भाषा में लिखी है? तो संस्कृत में। देखिए, ये दोनों आपके किसके? पीटी के फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स। मैं आपको जो बता रही हूँ प्लीज उसको नोट डाउन करते चलिएगा। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया गया है। ओके, किसका? हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा, मतलब हर्षवर्धन की पूरी वंशावली दी गई है और उनके राजा बनने, जब वो राजा कैसे बने, ये सब बताया गया है। चीनी यात्री श्वेन-त्सांग, जिसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ा है तुमने, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। मतलब जो चीनी यात्री श्वेन-त्सांग थे, वे किसके दरबार में थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में बहुत लंबे टाइम तक रहे थे। ठीक है, उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया है। अब देखिए, यहाँ पर हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। हर्ष क्या थे? अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे। ठीक है, वो अपने पिता के छोटे बेटे थे, दूसरे नंबर के। पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर, पिता की मृत्यु हो गई और बड़े भाई की मृत्यु होने पर थानेसर के राजा बने। कहाँ के राजा? थानेश्वर के। कहीं कहीं पर इसको हमें ये लिखा मिलेगा स्थानेश्वर, ध्यान रखिएगा, स्थानेश्वर लिखा मिलेगा। तो लिखा कुछ भी मिले, आपका ऑप्शन वही होना चाहिए। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। उनके बहनोई कहाँ के शासक थे? कन्नौज के। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो अभी देखिए, इसमें दिया नहीं है कि बंगाल का शासक कौन था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बंगाल का शासक उस टाइम पर शशांक था। कौन था? शशांक था। ओके, मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। ध्यान रखिएगा। तो ये बन सकता है पीटी का फैक्ट कि सबसे ज्यादा उन्हें सफलता कहाँ मिली? तो पूर्व में मिली। कहाँ पर? मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। देखिए, सब कह रहा है। तो कहाँ मिली सफलता इनको? पूर्व में। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। मतलब उनको वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसको? हर्ष को। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो पुलकेशिन द्वितीय को नर्मदा नदी पार किसने नहीं करने दिया है? तो वो है पुलकेशिन द्वितीय। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां क्या कहती हैं उनके बारे में। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। ओके, पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपको नदी पता है
तो आपको पता होगा कि कहाँ पर किस नदी के आसपास किस राजा का साम्राज्य था। देखिए क्या बता रहा, पल्लवों का राज्य। किसका? पल्लवों का राज्य। उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर के कहाँ तक था? कावेरी नदी के डेल्टा तक था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कावेरी नदी आखिर है कहाँ पर। तो देखिए ये है कावेरी नदी हमारी, ये वाली, ये पूरी, ठीक है, ये इसका डेल्टा है, मुहाना है, ठीक है। तो और ये थी पल्लवों की क्या? राजधानी कांचीपुरम। और यहाँ ये पल्लवों का स्थान, तो ये पूरा क्षेत्र उनके अंडर में आता था, ध्यान रखिएगा, इतना पूरा। ओके, इस जगह की पूरी बात हो रही है वहां पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पर है कि जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। किसका? चालुक्यों का राज्य कहाँ था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। अब देखते हैं कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां कहाँ पर हैं। तो देखिए चालुक्यों का राजवंश, ये चालुक्य राजवंश यहाँ से लेकर के और ये आपकी कृष्णा नदी है, यहाँ तक पूरी किसका राज क्षेत्र था? चालुक्यों का था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ से, सॉरी, हाँ, ये जो पूरा राज क्षेत्र था ना फ्रेंड्स, ये वाला पूरा, ये किसका था? चालुक्यों का था, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, ठीक है। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल थी, ठीक। और हमने पल्लवों की पढ़ी कांचीपुरम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कौन? ऐहोल। ओके, धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। क्या? ऐहोल। ओके, जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे, ठीक है। तो जब ये लोग एक दूसरे के सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, जब दूसरों की राजधानियों पर आक्रमण करते थे, तो मैक्सिमम ये कहाँ आक्रमण करते थे? जहां पर जो समृद्ध शहर हो, मतलब समृद्धशाली शहर हो, जहां पर कर वसूली अधिक हो, जहां पर पैसा अधिक हो, ऐसी जगह पर, ठीक है, या फिर राजधानियों पर। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। कौन से चालुक्य राजा थे? कौन? पुलकेशिन द्वितीय। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति, किसकी? रवि कीर्ति। तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन है? रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था, मतलब उनके पापा से नहीं, उनके चाचा से। ओके, अब देखते हैं इतने पैराग्राफ में हमने जो पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर। अच्छा, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन आंसर। रवि कीर्ति के अनुसार उनके पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए, ठीक है। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व की ओर भी और पश्चिम की ओर जितने भी समुद्र तटीय क्षेत्र थे वहां पर अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। किसको? हर्ष को, ठीक है। हर्ष का अर्थ आनंद होता है, हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। तो किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? पल्लव राजा के ऊपर, जिन्होंने कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण ली थी। अब कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। किसकी? चालुक्यों की। लड़ाई से मतलब दोनों वंश क्या हो गए? दुर्बल हो गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पल्लवों और चालुक्यों के बाद कौन से राजवंश का उदय होता है? तो ये है राष्ट्रकूट और चोल वंश का। हम 7th क्लास में पढ़ेंगे इनके बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। क्या ये सही है? पल्लव और चालुक्यों को क्रमशः चोलों तथा राष्ट्रकूटों ने अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन क्या है? सही है हमारे। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने फ्रेंड्स, हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? तो बताइए किसका दरबारी कवि था हरिसेन? तो हरिसेन दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का, ध्यान रखिएगा। किसका था? समुद्रगुप्त का। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे फ्रेंड्स? तो बताइए किसके दरबारी कवि थे? जिसका सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि ऑप्शन डी। ओके। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो आपके ऑप्शन है सातवाहन, चालुक्य, पल्लव या फिर चोल।
तो बताइए फ्रेंड्स किसकी राजधानी थी ये? तो ये थी पल्लवों की राजधानी। किसकी थी? पल्लव वंश की। कौन? कांचीपुरम। ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स, चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये थी एहोल। ओके, कौन सी थी? एहोल, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका था? तो इसका सही आंसर है, नहीं आप बताइए किसने रोका था? पुलकेशिन फर्स्ट, सेकेंड, विक्रमादित्य या फिर विक्रमादित्य सेकेंड? तो हमने इन सब के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है, तो कौन निकलेगा सही आंसर? ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था? तो देखिए कौन आया था? ह्वेनसोंग आया था। कौन आया था? ह्वेनसोंग। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। ओके पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा, आगे भी बना रहेगा, और कर आज भी महत्वपूर्ण है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। देखिए ये प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या थे? गांव थे फ्रेंड्स। इसे लर्न करिए, ये पीटी का फैक्ट है, आप कैसे नोट डाउन करिए। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। किनका फ्रेंड्स? जैसे जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने में जो मजबूत लोग थे, उनका समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अब देखते हैं क्या। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए। ठीक है, कुछ पद क्या हो गए फिर? अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेर अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। तो जो हरिशेर थे उन्हें अपने पिता की जगह मिली किसकी? मुख्य न्याय अधिकारी बन गए वो। ठीक है, तो देखिए अभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है पीटी का कि हरिशेर को कौन कौन से पद प्राप्त थे? तो पहला पद ये हो गया न्यायाधिकारी का। अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेर एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री था। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपके पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि किस पद को क्या कहते थे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। अब आगे बढ़ते हैं। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। ठीक है, जो स्थानीय प्रशासन के प्रमुख व्यक्ति थे, जो जिनके पास अधिक पैसा था, वे व्यक्ति। ठीक है, इनमें नगर श्रेष्ठी। अब नगर श्रेष्ठी कौन है फ्रेंड्स? नगर श्रेष्ठी लिखिए और उसके सामने लिखिए कि ये कौन है। ठीक है, यानी कि मुख्य बैंकर। नगर श्रेष्ठी का मतलब मुख्य बैंकर, ध्यान रखिएगा, लर्न कर लीजिएगा। या शहर का व्यापारी, मुख्य बैंकर भी हो सकता है या फिर शहर का व्यापारी, एक ही बात है। उसे क्या कहते थे? नगर श्रेष्ठी कहते थे। सार्थवाह। अब ये सार्थवाह कौन है फ्रेंड्स? सार्थवाह यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता। सार्थवाह कौन है? व्यापारियों के काफिले का नेता। ठीक है, प्रथम कुलिक। अब प्रथम कुलिक किसे कहते थे? अर्थात मुख्य शिल्पकार। देखिए आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, प्रथम कुलिक कौन है? मुख्य शिल्पकार है। सार्थवाह कौन है? तो व्यापारियों के काफिले का नेता है। नगर श्रेष्ठी किसे कहते हैं? तो मुख्य बैंकर या फिर व्यापारी। ठीक है, तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। कौन होते थे? महत्वपूर्ण व्यक्ति या फिर वहां के स्थानीय प्रशासन के प्रमुख व्यक्ति, ये सब थे। ध्यान रखिए, जिसके पास अधिक पैसा है, अधिक मान सम्मान है, ऑफ कोर्स पैसा जिसके पास है वही श्रेष्ठ होगा उस इलाके पे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। तो फ्रेंड्स अभी हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी राजा हुए हैं जो अपने राजा को मार करके ही उसके राज सिंहासन पर बैठे हैं। तो वे व्यक्ति ऐसे ही थे। ओके, अब देखते हैं एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। कौन? सेनानायक। ओके, इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। ओके, सेनानायक क्या करते थे? आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देते थे किसको? राजा को। ठीक है, लेकिन इनको कोई वेतन नहीं मिलता था बदले में। तो फिर इन्हें क्या मिलता था? आइए देखते हैं। बदले में
इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। क्या मिलता था? भूमि का दान, मतलब भूमि दी जाती थी कि ये इतना क्षेत्र आपका है। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे। तो उस भूमि से ये क्या करते थे? कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। ओके, इनको भूमि दी गई, इन्होंने अपनी उस भूमि को किसी और को दिया, मजदूरों को दिया, जिसपे वो अनाज उगाएंगे। फिर उनसे ये क्या करते थे? कर वसूलते थे। ओके, जिससे वे सेना घोड़ों की देखभाल करते थे, साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत, ये कौन थे? सामंत थे दोस्तों। इन्हें क्या बोलते थे? सामंत। ये सामंत थे, सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, क्या अगर शासक दुर्बल है उस जगह का, तो ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे, और हो सकता था तो ये अपने राजा को समाप्त भी कर देते थे। ठीक है, ये सामंत। तो फ्रेंड्स, इसी कर व्यवस्था के तहत ही जो गरीब तबके का व्यक्ति था, जो उस समय का मजदूर वर्ग था, उसकी स्थिति दयनीय होती चली गई, दिन पर दिन दयनीय होती। जैसे जैसे अभी यहाँ पर कम कर लग रहा है, फिर आगे और अधिक कर लग जाएगा, तो वो अपने पेट पालन के लिए भी अनाज नहीं जुटा पाता था। वो मैक्सिमम अनाज कर के रूप में देता था। इस समय नहीं, आने वाले समय पे हम देखेंगे। अभी दक्षिण के राज्यों में सभाएं कैसे होती थी, आइए वे देखते हैं। अब पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। किसमें? पल्लवों के अभिलेखों में। इनमें से एक था ब्राह्मण। ठीक है, भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते हैं। अब देखिए, जो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होगा उसे क्या बोलेंगे? सभा बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण भूस्वामी है तो उसे क्या बोलेंगे? उस संगठन को सभा बोलेंगे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। आप समझिए, जिन इलाकों में ब्राह्मण नहीं थे वहां क्या व्यवस्था थी? जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। तो अगर जहां ब्राह्मण भूस्वामी नहीं है तो उसे क्या कहते थे? उर। क्या? उर। ओके, और जहां पर ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन उसे क्या कहते थे? सभा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नगरम, अब नगरम क्या है ये देखते हैं। नगरम व्यापारियों का एक संगठन था। ओके, संभवतः इस सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। ध्यान रखिएगा, किसका? नगरम में कौन थे? व्यापारियों का संगठन। यहाँ पर क्या? धनी और शक्तिशाली भूस्वामी व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं उस जमाने के आम लोग कौन हैं? जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। ध्यान रखिएगा, जबकि अन्य लोगों तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई हैं। मतलब यहाँ ही आप देखिए, जैसे आज संस्कृत इंग्लिश की वैल्यू है, वैसे उस टाइम पे संस्कृत की वैल्यू थी। तो राजा लोग क्या थे? राज दरबार में किस भाषा का उपयोग होता था? मैक्सिमम संस्कृत का। लेकिन जो आम लोग थे और जो महिलाएं थीं वो प्राकृत बोलते थे। ठीक है, उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो क्या नाम है उनके नाटक का जो प्रसिद्ध है? अभिज्ञान शकुंतलम। ध्यान रखिएगा, हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं पढ़ना हो तो। चीनी तीर्थयात्री फॉन्शियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। किसका ध्यान? फॉशियान का ध्यान। जिन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू न जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। एक जगह ब्राह्मण द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज भी हम ये स्थिति देखते हैं, गांवों में बहुत से शूद्र वर्ग के जो लोग हैं वे अगर निकलते हैं तो लोग उनसे बचने के लिए हट जाते हैं। हालांकि अब वो नहीं पीटते हैं कि हम आ रहे हैं, पर फिर भी अगर लोग देखते हैं दूर से कि कोई व्यक्ति आ रहा है तो लोग अपनी जगह से हट जाते ताकि हम उनसे छू ना जाएं। तो अभी भी इस मेंटेलिटी के शिकार लोग हैं। अब यहाँ पर देखिए, राजा की सेना जो निकलती है उसके बारे में बताया गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें मेनली ये कहा गया है कि जब राजा यात्रा करते थे उस टाइम पे जो उनके
लोग थे जो सामान लेकर वो चलते थे, जो जानवर उनके साथ चलते, जैसे ऊंट हो गए, हाथी हो गए, वो सामान लेकर चलते थे, तो जब राजा निकलते थे तो जो वहाँ गांव के लोग थे वे उनका सम्मान करते थे, उनका सत्कार करते थे, दही गुड़ फूलों का उनको उपहार देते थे, ठीक है, उनको दही गुड़ खिलाते भी थे। लेकिन जब उनके जाने के बाद उस गाँव में क्या हालत होती थी उस गाँव की, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। रास्ते में पड़ने वाले गांवों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे, तो जानवरों को चारा भी देते थे, ठीक है, जो उनके पास जानवर थे राजा के साथ उनको वो चारा देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत का अनुरोध कर सकें, जो उनको कंप्लेन है उसे कर सकें या फिर उनसे मिल सकें, इसलिए। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की कहानी छोड़ जाती थी, ठीक है, मिलना तो दूर की बात है, मे भी कोई मिलता भी रहा हो। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे, ये देखिए यहाँ पर, और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाण भट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। इस लाइन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जब वो वहां से निकल गए तो मैक्सिमम गांव अस्त व्यस्त हो जाता था। अब देखिए अन्यंत्र में भी कुछ लिखा है, हम लोग देख लेते हैं। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। कौन? ऊंट। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। आइए उसे पढ़ते हैं। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्री और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्री और पुरुषों के लिए, धैर्यवान स्थिर मन के स्त्री और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था, जो अब पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो आइए जितना हमने पढ़ा उन सब के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे यह चेक करने के लिए कि आप अपने आप को चेक करिएगा कि आप कितने कंसंट्रेट होकर के पढ़ रहे थे और आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो बताइए किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय को। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। सो फ्रेंड्स, ये तो हम कर चुके हैं। तो बताइए बाण भट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? क्या आपको याद है या फिर आप भूल गए हैं? जल्दी याद करिए। तो इसका सही आंसर है हर्षवर्धन के। देखिए इसे भी हम देख चुके हैं। हर्ष के काल में भारत कौन आया था? तो वेनसोंग आया था, आप सबको पता ही होगा। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका था? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। फ्रेंड्स देखिए इसे, अब दक्षिण भारत के पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक होते थे, क्या ये सही है? प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होते थे, क्या ये सही है कथन? कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, कि ये सही है? बताइए कौन सा आंसर सही है? केवल एक, केवल दो, या फिर एक और तीन दोनों, या फिर दो और तीन? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, एक और तीन। यहां पर प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर नहीं गांव थे फ्रेंड्स। क्या थे? गांव थे। ओके, ध्यान रखिएगा। हरिशेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स, किसका था? तो हरिशेन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। ओके, अब फ्रेंड्स ये है आपकी मेन टेस्टिंग। अब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है। चलिए सुमेलित करिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है आप लोगों को। चलिए करिए फ्रेंड्स जल्दी से। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि नगर श्रेष्ठी फ्रेंड्स हमने किसे कहा था? तो नगर श्रेष्ठी हमने कहा था मुख्य बैंकर को। ओके, ठीक है फ्रेंड्स।
सार्थवाह हमने किसे कहा था फ्रेंड्स? तो सार्थवाह हमने कहा था व्यापारी काफिले का नेता। किसे कहा था? व्यापारी काफिले के नेता को। ओके। प्रथम कुलिक हमने किसे कहा था फ्रेंड्स? तो उसे हमने कहा था प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार को। ठीक है। अब आता है कायस्थ। तो कायस्थ फ्रेंड्स कौन थे? लिपिक के प्रधान को हमने क्या कहा था? कायस्थ कहा था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। क्या ये कथन सत्य है फ्रेंड्स? उन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। क्या ये सत्य है? जहां शासक दुर्बल होते थे ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। तो जी हाँ, ये तीनों कथन हमारे सही हैं। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। क्या बताइए कौन सा सही है? सभा को ही हम ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन कहते थे। क्या ये सत्य है? उर को ही हम ग्राम सभा कहते थे। क्या ये सत्य है? नगरम को ही हम शिल्पकारों का संगठन कहते थे। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या ये सत्य है? जल्दी बताइए कौन सा सही कथन है? तो आपके सही कथन है पहला और दूसरा, यानी सभा को ही हम ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन कहते थे और उर को ही हम ग्राम सभा कहते थे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हम नगरम को क्या कहते थे। ओके। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे? अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है फ्रेंड्स? ओके। तो ये है कालिदास जी का, अभी हमने पढ़ा था। ओके। कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो कालिदास के नाटक क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि राज दरबार के जीवन चित्रण का वो व्याख्यान करते हैं अपने नाटकों में। दूसरा देखते हैं, कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता यह है कि इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मण को प्राकृत बोलते हुए जबकि अन्य लोगों तथा महिलाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। तो ये तो एकदम असत्य है, क्योंकि राजा और अधिकांश ब्राह्मण ही संस्कृत बोलते थे और महिलाएं और अन्य लोग प्राकृत बोलते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। तो फ्रेंड्स, इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पूर्व पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। क्या ये सही है? अपनी उत्पत्ति के 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। क्या ये सत्य है? अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। क्या ये सही है? तो जी हाँ, ये तीनों कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो अब हम देखें कुछ उपयोगी शब्द, जैसे प्रशस्ति हो गया, आर्यावर्त हो गया, दक्षिणापर्त हो गया, वंशावली क्या थी, अनुवांशिक पदाधिकारी कौन थे, सामंत किसे कहते थे, सभा क्या था, नगरम क्या था। फ्रेंड्स, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आई होप आपको अभी याद भी हो गया होगा। तो आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या फिर गलत है। तो देखिए, हरिशेर ने गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी थी। तो क्या ये सही कथन है फ्रेंड्स? नहीं, यह कथन क्या है? गलत है। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। क्या यह कथन सही है फ्रेंड्स? नहीं, ये भी गलत है। दक्षिणापथ में 12 शासक थे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, थे। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे। क्या यह सही है कथन? जी नहीं, ये गलत कथन है। अब देखते हैं, एहोल पल्लवों की राजधानी थी। तो बताइए फ्रेंड्स, एहोल किसकी राजधानी थी? तो एहोल पल्लवों की राजधानी नहीं थी। ये भी कथन गलत हो गया आपका। दक्षिण भारत में स्थानीय भाषाएं सदियों तक काम करती रहीं। ये कथन एकदम सही है, हमने देखा भी है, हमने पढ़ा भी है, और इन सबको मैंने आपको कई बार क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं, बताए भी हैं। तो अगर आप लोग सही करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्वेश्चन टोटल कितने सही हुए हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने। ये कह रहा है, ऐसे 3 लेखकों का नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। ऐसे 3 लेखकों का नाम बताओ जिन्होंने किसके बारे में लिखा है? हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। तो पहले तो आपके बाणभट्ट हो गए। ठीक है, याद आ रहा है आप लोगों को फ्रेंड्स? पहले कौन है? बाणभट्ट हो गए। ठीक। दूसरे कौन हो गए? स्वैनसांग हो गए। ओके, ये दूसरे हो गए हमारे। और तीसरे कौन है फ्रेंड्स?
रवि, कीर्ति। याद आ रहा है अभी? तो आपको ऐसे पढ़ाई करनी है कि कोई क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप आंसर दे सकें। अब आगे देखते हैं, इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए? तो बताइए, इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए थे? तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि राजा एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। ठीक है, आप लोगों को पता ही है ये चीज। वे सेना नायक भी रखते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। ठीक है, इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था, इन्हें भूमि दान में दी जाती थी। वे दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। ये सेना नायक सामंत कहलाते थे। ठीक है, जहां कभी भी शासक अगर दुर्बल हो गए तो ये सामंत अपने शासक पर वार करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते थे और फिर ये उस जगह के शासक बन जाते थे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको इसका भी आंसर मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या नई चीजें दिखती हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे करेंगे या फिर आप लोग कहिए तो मैं ही कर देती हूँ इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। उनमें से पहला है, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए, जिसका अर्थ है बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसा कि कवि हरिशेर अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेर एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहित अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। ठीक है, अब देखते हैं अगला, स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर के व्यापारी, सार्थवाह तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। फ्रेंड्स, पूरा का पूरा पैराग्राफ था, इसमें अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होता तो आप लोगों को भी याद होता मेरी तरह। अब आगे देखते हैं, आओ चर्चा करें, देखते हैं क्या है यहाँ पर। क्या तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या करना पड़ा होगा? ये आप मुझे बताएंगे। क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे? अपने उत्तर के कारण बताओ। इसका कारण आप लोग मुझे बताएंगे, फिर कहिए तो ये तो आप लोग मुझे बताइएगा 5 नंबर वाला, और अगर 6 नंबर वाला कहें तो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए, इसका आंसर आप लोग नोट डाउन करिए। आम लोग प्रशस्तियों को पढ़कर नहीं समझ पाते होंगे, क्योंकि वे संस्कृत में होती थी। संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी। आम आदमी समानता पढ़ लिखे नहीं होते थे, इसीलिए प्रशस्तियों को पढ़ना और समझ जाना उनके लिए संभव नहीं था। अब आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि अब क्या इसकी लैंग्वेज हम लोगों ने देखा था क्या थी? संस्कृत थी। ओके, इसलिए आम लोग क्या बोलते थे? प्राकृत लैंग्वेज का यूज करते थे। आप लोगों को याद आया होगा ना अभी। अगर तुम्हें अपनी वंशावली बनानी हो तो तुम उसमें किन लोगों को शामिल करोगे? कितनी पीढ़ियों को तुम इसमें शामिल करना चाहोगे? एक चार्ट बनाओ और उसे भरो। तो ऑफकोर्स फ्रेंड्स, आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले तो आपके कौन आएंगे? परदादा। आपको पता होना चाहिए कि आपके परदादा कौन है। ठीक है, फिर उसके बाद दादा आएंगे, आपके दादाजी आएंगे, दादा व उनके भाई आ जाएंगे, फिर उसके बाद पिताजी आएंगे आपके व उनके भाई, और फिर आप आ जाएंगे। ठीक है, और आपके भाई। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह पड़ता है? तो इसका उत्तर आप लोग दोगे मुझे। आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह पड़ता है? तो अभी अभी हम देख रहे हैं कि दो देशों के बीच में खतरनाक तरीके से युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच में। तो आप लोग उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको कुछ बता देती हूँ उसका आंसर कैसे आप लोग देंगे। युद्ध हमारे जीवन की विपत्तिग्रस्त घटना होती है। युद्ध समानतः दो देशों के बीच में या संयुक्त रूप से विभिन्न देशों के समूह के बीच लड़ा जाता है, जबकि सामान्य लोगों का युद्ध के पीछे का मुख्य उद्देश्य के प्रति कोई लगाव नहीं होता है। वे युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बड़ी संख्या में वे लोग युद्ध में मार जाते हैं जिनका कोई भी दोष नहीं होता है। वे अपना जीवन खो देते हैं। युद्ध अपने पीछे चिल्लाते हुए विधवाओं और अनाथों को छोड़ जाता है तथा सभी संसाधन नष्ट हो जाते हैं। विकास पूरी तरह प्रभावित हो जाता है, फिर से व्यवस्थित होने में बहुत समय लगता है। ठीक है, तो युद्ध का प्रभाव किस तरह पड़ता है ये आप लोग जान चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, जय भारत।